बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शंस के हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट किया था जो कि काफ़ी लेंदी बन गया है, समझाने में टाइम लग जा रहा है, तो अभी मैं इससे ट्राई करूँगी कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ। इसमें 11th नंबर का क्वेश्चन है f(x = 1) इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 और 0 इफ़ x इज़ 0 और -1 x लेस देन 0। तो इसमें क्या गिवन है, gx गिवन है, f(x) और gx गिवन है और f अल्फ़ा आपको फाइंड आउट करना है। g ऑफ आपको गिवन है g ऑफ -1/2 इक्वल टू अल्फ़ा। सबसे पहले अल्फ़ा निकालूंगी इस फंक्शंस की हेल्प से, तो ये बन जाएगा g ऑफ -1/2 इक्वल टू 1। x की जगह पे -1/2 रख देना है हमने और कुछ नहीं करना है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -1/2। -1/2 का मतलब 0.5 हो गया माइनस का, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, एक ऐड करके नेगेटिव में। जैसे अगर मैं कहूँ -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 हो जाएगा, -2 मैं 1 में ऐड कर दूँगी तो -2। ऐसे ही -0.5 का माइनस का 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड कर दिया मैंने, तो 1 - 1/2 विल बिकम 1/2 और ये बन जाएगा -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1। तो इन दोनों को ऐड करूँगी मैं, 3/2 बन जाएगा। इसका मतलब मेरा जो अल्फ़ा है वो आ गया तुम्हारा 3/2। तो एफ अल्फ़ा निकालना है, एफ ऑफ अल्फ़ा यानी कि एफ ऑफ 3/2। अब जो फंक्शन आपका f(x) गिवन है इसमें हम चेक करते हैं 3/2 कहाँ है, 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका 11th का बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट याद रखना है। ए में 2 एलिमेंट है आपके 1 और 2, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है। 2n(n-1) ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो 2 कितने एलिमेंट हैं आपके, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, यानी कि 2 2 - 1, तो ये बन जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 2 यानी कि 4। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एलिमेंट आपके सेट में 3 एलिमेंट हैं और सिमेट्रिक रिलेशन बताना है। फिर से ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, n(n+1/2), 2n(n+1/2), और रिफ्लेक्सिव के लिए था 2n(n-1). तो n है नंबर ऑफ एलिमेंट, 2^3, 3 + 1 4/2, तो ये बन जाएगा 2 2^6 बन गया। 2^6 यानी कि 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई, ये 64 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। दोनों ही टाइप के रिलेशन आपको बताने हैं। सिंगल में अगर रिफ्लेक्सिव होता तो 2n(n-1) होता है, और अगर ये आपका सिमेट्रिक होता तो 2n(n+1/2), क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों साथ साथ हैं तो n(n-1/2), ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर n को 2 रख दूंगी मैं, तो ये आपको आंसर दे देगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर थोड़ा जल्दी हम करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई n रिलेटेड विथ m। n का m से रिलेशन है, इसका मतलब ये है इफ़ n डिवाइड m, यानी कि m जो है वो n से डिवाइड हो जा रहा है, तो आपको बताना है r किस टाइप का एलिमेंट है, r किस टाइप का रिलेशन है। तो कोई भी, अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूँ, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इफ़ x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, यानी कि अगर किसी सेट के जितने एलिमेंट हैं खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं वो तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसमें जो रिलेशन दिया है n डिवाइड्स m दिया है, तो सभी एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करते ही हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ये। लेकिन अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर मैं कोई एक लेट सपोज 1 2 टाइप का एक एलिमेंट r में लेती हूँ, इसमें हमें पता चल रहा है कि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 भी 1 को डिवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि 2 1 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, 0.5 आ जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा ये। फिर आता है ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में भी सेम एग्जांपल ले लीजिए आप न्यूमरल से। अगर मैं बोलूँ 2 4 बिलोंग्स टू r, यानी कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, और 4 8 बिलोंग्स टू r, 4 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी क्या करेगा, 8 को डिवाइड करेगा, मतलब ट्रांजिटिव है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा 16 आता है, एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन, और रिलेशन आर कैसा है? एल आर एम। इफ़ एंड इफ़ ओनली एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम, यानी कि ये जो रिलेशन है एल का एम से वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव को चेक करूं तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, कोई भी लाइन खुद से 90 डिग्री नहीं बना सकती है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ए करेक्ट नहीं है। सिमेट्रिक में देखिए, अगर एल एम के परपेंडिकुलर है तो एम भी हम बोलेंगे एल के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक तो करेक्ट है। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं हम, अगर एल एम के परपेंडिकुलर है और एम जो है वो एन के परपेंडिकुलर है तो एन और एल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन होगा। 16 का आपका क्या आ गया है? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड फंक्शन जो है आपका इस टाइप से है, एफ सजडेड एन टेंडिंग टू एन, यानी कि इसमें डोमेन एन है और को डोमेन भी एन है, नेचुरल नंबर का सेट। तो आपको ये चेक करना है कि ये इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव कैसा है। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो मैं ये बता देती हूँ आपको कैसे चेक करते हैं। इफ़ fx1 इक्वल टू fx2 करने पर अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। यहाँ पर x की जगह n है तो मैं इसे n कर लूँगी, fn1 इक्वल टू fn2। अगर मैं इसे रखती हूँ, देखो fn आपका 2n+3 है तो n की जगह पे n1 रख दूँ तो 2n1+3 इक्वल टू 2n2+3। सॉल्व करिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाद में 2 से 2 कैंसिल, तो n1 इक्वल टू n2 आ गया। fn1 इक्वल टू fn2 में n1 n2 के इक्वल आ गया, तो ये मतलब 1 1 तो है। 1 1 को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। लेकिन अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए एक्चुअली मैं यहाँ पर fn आपका जो फंक्शन है 2n+1। ऑन टू कब होता है कोई फंक्शन? जब को डोमेन इक्वल टू रेंज आ जाए, यानी कि उस फंक्शन का जो रेंज है वो को डोमेन के इक्वल आ जाए, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है आपका? ऑन टू है। तो इसमें रेंज निकालने की कोशिश करती हूँ मैं, रेंज क्या क्या सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अगर को डोमेन मेरा नेचुरल नंबर है, क्या ये रेंज के इक्वल है? ये चेक करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट लेके देखो, n से, नेचुरल नंबर से, मान लो मैंने 1 ले लिया और ये किसके इक्वल हो गया? 2n+3, यानी कि fn इक्वल टू ये फंक्शन है, इसमें मैंने रेंज को क्या रख दिया है? रेंज का मतलब y की वैल्यू, y को 1 रख दिया। तो क्या ये जो n है ये भी नेचुरल नंबर आ रहा है? चेक करती हूँ मैं। तो 2n इक्वल टू -2 हो जाएगा और n इक्वल टू -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n आ रहा है। इसका मतलब कोडोमेन और जो रेंज है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, यानी कि सरजेक्टिव नहीं है, ओनली ये इंजेक्टिव फंक्शन है। सबसे अच्छा तरीका यानी कि इजी वे यही है कि अगर को डोमेन रेंज के इक्वल आ गया तो फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, कोई भी एक एलिमेंट उठा के यानी कि चेक कर लूँगी। अगर ये फंक्शन 2x+3 होता इक्वल टू y, तो x को इन टर्म्स ऑफ y रख देती मैं, और उसके बाद चेक करते x यहाँ से एलिमेंट ले लिया और क्या वो y के इक्वल आ रहा है, या फिर y यहाँ से ले लिया, क्या वो x यानी कि नेचुरल नंबर से आ रहा नहीं आ रहा है, वो चेक कर लेंगे हम। अगर आ रहा है तो यस, और एक में नहीं, कोई ऐसा भी हो सकता है जो नहीं आपको सेटिस्फाइड करके दे। जैसे मान लीजिए 2n+3 है, मैं नेचुरल नंबर से मान लो 7 ले लूँ, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 - 3 4, और n इक्वल टू 2, ये तो बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को, यानी कि करेक्ट है। लेकिन मैंने जैसे ही 1 लिया तो ये क्या बन गया यहाँ आके माइनस, और माइनस का 1 डज नॉट बिलोंग टू, तो एक भी इनफ है ऑन टू प्रूफ नहीं होने पर, होने के लिए, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं है, ओनली इंजेक्टिव है। तो उसके बाद देखिए ए सेट में 3 एलिमेंट हैं जिसको हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू 3, और बी सेट में 4 एलिमेंट हैं जिसको n से डिनोट करते हैं 4। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग आपको 1 1 मैपिंग दिखाना है, तो सिंपल फार्मूला होता है NPM, यानी कि 4PM। अगर ये m बड़ा हो जाता, m इज़ ग्रेटर देन n, तो आपका 0 हो जाता, लेकिन
m इज़ लेस देन n होने पर ही हम 1 1 को दिखा पाएंगे, क्योंकि अगर सेट A में कम एलिमेंट हैं तो ही हम एसोसिएट कर पाएंगे। अगर यहाँ ज़्यादा एलिमेंट हो गया तो फिर वो क्या बन जाएगा, आपका एक एलिमेंट वहाँ से छूट जाएगा, या फिर एक को किसी और दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा फंक्शन बनाने के लिए। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ़ इंजेक्टिव फंक्शन, मैंने फॉर्मूला बता दिया 4p3, और इसे सॉल्व करोगे तो 24 आ जाएगा। सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। 19 में देखिए R एक रिलेशन है जिसमें 1 2 और 2 1 टाइप के एलिमेंट हैं। तो ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 टाइप के एलिमेंट नहीं है इसमें, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सिमेट्रिक, यस 1 2 है 2 1 है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 है लेकिन 1 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, R में इस टाइप के एलिमेंट है 1 1 1 2 2 1। तो ये कैसा है रिलेशन, सिमेट्रिक तो है, लेकिन ओनली को हम फिर चेक करते हैं क्या 1 2 और 2 1 है, और साथ में इन दोनों को अगर इमेज प्री इमेज को एक साथ एसोसिएट करते तो 1 1 भी इसमें है ट्रांजिटिव के लिए। लेकिन अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ मैं 2 1 और 1 2, फिर क्या आना चाहिए था 2 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट ओनली सिमेट्रिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जो आपका रिलेशन है मतलब इस टाइप का फंक्शन है एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका जो प्री इमेज है वो है 17 और -3। आपको क्या निकालना है रिस्पेक्टिवली, तो क्या निकालना है, देन द प्री इमेज ऑफ 17। ओके, अब इसको हमें निकालना है प्री इमेज ऑफ 17, यानी कि प्री इमेज का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स होता है। तो एक बार मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 17 का प्री इमेज निकालना है, तो 17 रख लूँगी। इसको सॉल्व करोगे आप तो x इक्वल टू प्लस -4 आएगा, सबको आता है सॉल्व करना। एक बार हमारा -3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3 रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, -4। किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये एक इमेजिनरी नंबर आ गया है। तो इसका मतलब हमारे तो क्या गिवन था, इसमें रियल टू रियल की बात कर रहा है, और जबकि आ गया हमारा x इक्वल टू प्लस -2 आयोटा आ गया, यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ तो हमारे पास रियल है नहीं, इसलिए ये 5 हो जाएगा, यानी कि -3 का प्री इमेज क्या आ गया 5, और 17 का प्लस -4। तो क्या आया आपका प्लस -4 और 5, यानी कि कौन सा करेक्ट है इसमें, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्री इमेज ऑफ 17 आपके आगे 4 और -4, और -3 का प्री इमेज आ गया आपका 5, जो कि आ रहा था प्लस -2 आयोटा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर था, हमें रियल चाहिए था क्योंकि यहाँ रियल टू रियल है, तो इसलिए वो 5 बन जाएगा। 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, रियल नंबर्स, ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सिलेबस ओरिएंटेड है, सिलेबस से बाहर हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। एक्स वाई 2 नंबर्स हैं, डिफाइंड एज एक्स आर वाई, यानी कि एक्स का रिलेशन आर से है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस वाई प्लस √2, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, देन द रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं चेक करती हूँ, मान लो एक्स माइनस एक्स दोनों को सेम एलिमेंट ले लेते हैं प्लस √2, तो ये कट गया, तो ये √2 आ रहा है जो कि एक इरेशनल नंबर आ रहा है, यस ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, अगर मैं सिमेट्रिक चेक करूँ, मैं सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट ले रही हूँ, √2 और 1 और √2 ले लेंगे, तो x की जगह पर √2 रख लीजिए, यहाँ पे -1 प्लस √2, ये बन जाएगा आपका 2 √2 -1, जो कि आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल। बट अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, x की जगह पे 1 रख दूँ और √2 यानी कि y की जगह पे प्लस का √2 कर लूँगी इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 1 और एक रैशनल नंबर बन गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ऐसी ट्रांजिटिव भी चेक कर लोगे और ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ओनली क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा। यानी सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 22 का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव, सॉरी, अभी हमने निकाल लिया था, रिफ्लेक्सिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, डी बी द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन होगा तो उसको ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे और डोमेन निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर को नेगेटिव करना है, अगर पॉजिटिव करना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर -25
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस हटा दिया मैंने, दोनों ओर माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ग्रेटर है तो लेस बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 के फैक्टर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन में दिखाइए। तो यहाँ पर आपका माइनस का 5 है, ये 5 है, और यहाँ से प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, कहा मैंने, तो आपका लेस देन वाला रेंज आपका आंसर होगा, यानी कि -5 से 5 वाला। -5 से 5 कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नो नो नो, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 पर ओपन दिखा दिया, जबकि हमने कहा था क्लोज इंटरवल होगा ये, तो 23 का ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद अब अगला 24 में देखो, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड हैविंग वन एलिमेंट। इसका कोई एक फिक्स तरीका नहीं है कि ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे निकालेंगे करके, तो मैं सिंपल आपको याद रख लेना, अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट है, तो उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा 1। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेट आपका नल सेट है उसमें ट्रांजिटिव एलिमेंट 1 होगा, अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसमें ट्रांजिटिव जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 होंगे ट्रांजिटिव रिलेशन में, और अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट होंगे तो ट्रांजिटिव रिलेशन में जो एलिमेंट होंगे वो 13 होंगे। बस आप सिर्फ नल सेट में ट्रांजिटिव रिलेशन में 1 एलिमेंट, और सिंगलटन सेट होगा 2, और आपका डबल यानी कि 2 एलिमेंट वाला होगा 13, ये याद रखना है। 0 एलिमेंट में 1 ट्रांजिटिव रिलेशन में एलिमेंट, और अगर 1 एलिमेंट होगा तो 2, और अगर 2 एलिमेंट होगा तो 13। इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिए क्योंकि इसका मेथड लॉन्ग जाएगा। तो आपका ये था नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा, कितने एलिमेंट थे उसके? एलिमेंट थे इसमें ना, एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन में एलिमेंट हो जाएंगे 2। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 25th क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट। 2 में 13 बोला था मैंने, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। एक सेट है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, और हमें बताना है देन द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट तो कैसे बताएंगे? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 27 चेक कर रहे थे हम, 26 सॉरी। ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताना है। तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें से कौन सा होगा? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 1 1 2 2 3 थी। अगर किसी रिलेशन में पूरे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया तो वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो इस टाइप के रिलेशन को वैसे आइडेंटिटी रिलेशन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, तो जिसमें सभी एलिमेंट खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे अगर बी है, बी में 1 1 2 2 3 3 तो है, लेकिन इसमें सिमेट्रिक भी आ गया है, यानी कि 1 2 2 1 भी आ गया है एक्स्ट्रा एलिमेंट, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, बट ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला 27 देखिए। एफ सच आर टेंडिंग टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन ये आउट ऑफ सिलेबस है, कंपोजिट फंक्शन का है ये। नेक्स्ट है जी वाला 28 में ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। जी एक्स आपको गिवन है और जी में एलिमेंट देखो, जी एक्स का मतलब जी आप देखो, ये 1 का इमेज 1 है, 2 का 3 है, 3 का 5 है, 4 का 7 है। तो जी एक्स का मतलब अगर मैं 1 रख दूँ जी एक्स को, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और जी 1 कितना है इसको देखिए, 1 का इमेज 1 ही है, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अल्फा बीटा 2 अननोन है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होने चाहिए। फिर जी ऑफ एक्स की जगह मैं 2 रख दूँ, जी2, तो अल्फा एक्स है तो 2 अल्फा प्लस बीटा, और जी2 कितना है, यानी कि 2 का इमेज है आपका 3 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। जहाँ पर से दोनों को सॉल्व करना सबको आता है, अल्फा 2 आ जाएगा और बीटा -1। अल्फा इक्वल टू 2
और बीटा इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा 2 बीटा -1 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, खुद कर लीजिएगा। पहले वीडियोज़ को पॉज करके खुद सॉल्व करना सीखिए, उसके बाद जो नहीं आ रहा फिर उसमें देखो सोल्यूशन को। 29 में क्या है, ए में एक सेट है, ए 50% एलिमेंट है। रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन सेट आर इक्वल टू एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है। एक्स वाई जब परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो इक्विवेलेंस क्लास, मैंने पहले भी बताया था आपको, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंस क्लास बताना है आपको तो वो जो एलिमेंट है किसी रिलेशन में कितने एलिमेंट के साथ एसोसिएट है वो चेक करते हैं हम। सिर्फ उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए उसका कितने एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है उसको चेक करते हैं। बस एक्स वाई आपका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, तो अगर एक्स वाई परफेक्ट तो 2 कितने से मल्टीप्लाई, 50 तक के नंबर तक चेक करेंगे हम, 1 से लेके 50 को। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है वो चेक करना। अब सबको चेक करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऑप्शन से ही हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट सेट को हम चेक करें, 2 8 जा 16, 18 2 जा 36, फिर 32 2 जा 64, 50 2 जा 100, ये तो करेक्ट है। उसके बाद यहाँ देखो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, ये भी ठीक होगा। और आगे देखो इसमें 2 8 18 32 और 50 सबसे बड़ा जो सेट है वो ये है, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 29 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये वाला सेट, क्योंकि इसके साथ देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 8 से 16, 18 से 36, 32 से 64, 50 से 100 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। तो 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास है वो ये वाला यानी कि बी वाला सेट हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपको एफ फंक्शन R2R दिया है, फंक्शन डिफाइंड बाय लाइक दिस, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो रेंज होते हैं वो सिंपल होते हैं, थोड़ा सा हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन है, कॉस है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो कॉस एक्स है उसका जो रेंज होता है -1 से ग्रेटर होता है और 1 से लेस होता है। अब नेगेटिव कॉस है, पहले हम 2 माइनस कॉस एक्स का चेक करेंगे रेंज क्या होता है, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। माइनस करना है तो माइनस पूरे सब साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये बन जाएगा कॉस एक्स और लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, और माइनस की मल्टीप्लाई -1, यानी कि -1 से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से बड़ा माइनस कॉस एक्स और 1 से छोटा है। ठीक हो गया। उसके बाद 2 दोनों सब मतलब ऑल साइड हम 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 माइनस कॉस एक्स है। 2 ऐड करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, 2 माइनस 1 बनेगा 1 और लेस देन इक्वल टू 2 माइनस कॉस एक्स और ग्रेटर देन 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3। तो 1 से ग्रेटर है 2 माइनस कॉस एक्स और 3 से लेस है। ये हमने क्या कर दिया, सब में यानी कि 2 को ऐड कर दिया, 1 और 3 के बीच में आ गया, ये हमारा 2 माइनस कॉस एक्स। अब देखो 2 माइनस जो कॉस एक्स है वो 1 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 3 है। अब हमें रेसिप्रोकल चाहिए इसका, तो सबका रेसिप्रोकल होगा 1/1, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्या चेक कर देते हैं, 2 माइनस कॉस एक्स और ये लेस देन इक्वल टू 1/3। तो आप देखिए ना 1/3 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, यानी कि जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बस ये बताना चाहती मैं, 1/3 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी कि इसका जो रेंज है 1 से 1/3 तक आ जाएगा। 1 से 1/3 यानी कि 1/3 से 1/3 छोटा है ना, तो लेस वाला लेफ्ट हैंड साइड रहता है, तो 1/3 से 1। वैसे डी भी है लेकिन डी में ये वाला आपका ओपन इंटरवल दे दिया, हमारा होना चाहिए 1/3 से लेके 1 यानी कि क्लोज इंटरवल। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में क्या है, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एच फॉलोज। आपका आर रिलेशन इस टाइप के एलिमेंट है, इसमें डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज, यानी कि इसका जो डोमेन होगा 31 वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो इट्स अ सिंपल, डोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर से देखिए इसको जब सॉल्व करोगे, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है मुझे, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41 - y, यानी कि डोमेन ऑफ द रिलेशन, या फिर हम आंसर से ही चेक कर सकते हैं ऑप्शन से,
तो ऑप्शन से चेक करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले y की वैल्यू, क्योंकि x गिवन होगा ना, डोमेन गिवन होगा, तो y इक्वल टू 41 माइनस 2x हो जाएगा। अब आप x को रखते जाइए और 1 तो आएगा, 2 आएगा, 3, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। मान लो 20 रखें तो 41 माइनस 20 टू जब 40 और y आ जाएगा आपका 1। ठीक है, मान लीजिए अगर 60 रखती हूँ मैं तो 60 में आपका आ जाएगा ये कितना बनेगा, x अगर मैं 60 रख देती हूँ तो ये बन जाएगा आपका जो y है वो क्या बनेगा 41 माइनस 2 इंटू, अगर x की वैल्यू 30 रखती हूँ 60 रहेगा, और 41 माइनस 60 तो ये बन जाएगा -19, जो कि आपका नेगेटिव नंबर आ गया। ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसने कहा है x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। इसका मतलब 20 तक आपका करेक्ट है, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही आपका 32 भी है, उसमें क्या दिया है, x और y दोनों ही आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और रिलेशन आपका सेम है, तो आपको रेंज निकालना है 32 वाले में। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा इसका आंसर आप खुद चेक करना। रेंज का मतलब y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 माइनस 2x, और वैसे यहाँ पर y की वैल्यू गिवन होगा किसमें, ऑप्शन में, तो यहाँ से x निकाल लो, 2x इक्वल टू 41 माइनस y और x इक्वल टू 41 माइनस वाई अपॉन 2। अब आपने ये चेक करना है कि कौन सा आपका सॉल्व करके y की वैल्यू क्या रखें कि x आपका नेचुरल नंबर आ जाए। तो इससे आप सॉल्व करते हुए देखना और C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जैसे लास्ट वैल्यू में y की 39 रख के देखते हैं तो 41 माइनस 39 आपका अपॉन में 2, ये बन जाएगा 2 अपॉन 2 1, जो कि एक नेचुरल नंबर है। x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो और इसमें B जो ऑप्शन है वो है 49 रख के देख लीजिए। 49 यानी कि 41 माइनस 2x था हमारा, तो उसमें 49 चेक करोगे आप y की वैल्यू रख के तो आपका नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कितने क्वेश्चन हो गए हैं अभी, 32 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। उसके बाद देखो 33, आर बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल यूक्लिड प्लेन में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है एक हमारा रिलेशन सेट। तो उसके बाद क्या बोला है, आर ऑन टी बी डिफाइंड एज ए आर बी इज अ कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट के लिए अब मुझे बताना है रिलेशन। देखो कोई भी अगर जो एलिमेंट होगा खुद का कॉन्ग्रेंट तो होता है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल इन शेप एंड साइज। तो हमें ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, यस, कि कोई भी एलिमेंट खुद का कॉन्ग्रेंट तो हो गई, खुद के इक्वल भी हो गई, ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट है। और दूसरा यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्री, अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा, यानी इक्वल का मतलब कॉन्ग्रेंट। अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो बी भी ए के कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी, बी ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू ए। सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखिए, अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है और बी कॉन्ग्रेंट टू सी तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। इसका मतलब ये तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। तो यानी कि सी 33 का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, रिलेशन आर डिफाइंड एज ए आर बी। इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी देन आर इज। अब आर क्या होगा, देखो कोई भी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव ये चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव में कोई खुद का ब्रदर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में देखते हैं, अगर ए बी का ब्रदर है तो बी जरूरी नहीं कि ए का ब्रदर ही हो, बी सिस्टर भी हो सकती है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव में देखिए, ए अगर बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए भी सी का क्या होगा, ब्रदर होगा, यानी कि ओनली ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बना के देख लीजिएगा। इसमें अगर 3 एलिमेंट किसी सेट में हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका 5। अगला क्वेश्चन 36 है आपका, इफ़ अ रिलेशन आर ऑन अ सेट 1 2 3 बी डिफाइंड बाई आर इक्वल टू 1 2, ठीक है, देन आर कैसा, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 2, तो आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक बार मैं सब फॉर्मूले एक बार रिपीट कर देते हैं, नहीं तो
फिर लॉन्ग वीडियो बन रहा है, तो अब फॉर्मूले बता के इसको क्लोज करती हूँ मैं। नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है 2n n-1, ये फॉर्मूले सब लिख लीजिएगा। और नंबर ऑफ़ सिमेट्रिक रिलेशन होता है 2n n+1 अपॉन में 2, और नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन होता है 2n n-1/2। ठीक है। एक नई बात है इसमें कि अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो फंक्शन में n⁻m हो जाएगा, जिसमें मैंने बोला था m क्या होगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट A, और n हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट B। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ़ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो n⁻m। मान लीजिए m आपके पास है, इसमें 2 एलिमेंट हैं और इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो 2 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? n⁻m है, तो 3⁻2 ये नंबर ऑफ़ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगला एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ 1 फंक्शन। नंबर ऑफ़ 1 फंक्शन मैंने क्वेश्चन में भी लिया है, npm होता है, जिसमें m फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट हैं और n होगा सेकंड सेट में कितने एलिमेंट हैं। ये तब पॉसिबल है जब m इज़ लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, कंडीशन भी है। अगर 1 फंक्शन पूछा है आपसे और जो पहला सेट है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट m और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द सेकंड सेट इज n, लेकिन जो m है वो बड़ा है n से, m इज़ ग्रेटर देन n, तो नंबर ऑफ़ 1 फंक्शन हो जाएगा 0। ये तभी फॉर्मूला काम करेगा जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो फर्स्ट सेट है वो कम या इक्वल होगा दूसरे सेट से। अगर पहले सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा होगे दूसरे सेट से, तो नंबर ऑफ़ 1 फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक और फॉर्मूला है इसमें, नंबर ऑफ़ 1 फंक्शन यानी कि फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी कि कोई एक ही आपको सेट दिया है, इसमें कितने 1 फंक्शन बनेंगे ए टू ए, तब सीधे बोलोगे n फैक्टोरियल, यानी कि जितने उसमें एलिमेंट होंगे उसका फैक्टोरियल निकाल दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे। और एक और बात, नंबर ऑफ़ बाइजेक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी, तो नंबर ऑफ़ बाइजेक्शन में आ जाएगा m फैक्टोरियल। m क्या था? सेट A में जितने एलिमेंट होंगे वो था m। जब नंबर ऑफ़ बाइजेक्शन तभी निकाल सकते हैं जब m और n क्या होगा? इक्वल होगा। अगर m नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट A नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट B से बड़ा हो गया या छोटा हो गया, तो नंबर ऑफ़ बाइजेक्शंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 1 और ऑन2 जो फंक्शंस होंगे उनकी संख्या होगी वो क्या बन जाएगा? 0। मतलब कब आपका m फैक्टोरियल बनेगा? जब m और n इक्वल होंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट A नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट B के इक्वल होगा, तब m फैक्टोरियल होगा। अगर m n से बड़ा हो गया, n m से बड़ा हो गया, तो नंबर ऑफ़ बाइजेक्शंस फ्रॉम ए टू सेट B क्या हो जाएगा? 0। बाइजेक्शन का मतलब मैंने बताया था 1 और ऑन2 फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।